नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल रैंक प्रो पर। मैं भास्कर प्रताप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज संडे का दिन है और हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेकर हाजिर हो चुके हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हम आपके लिए आपके यहाँ पर 22 से लेकर 27 तक अगस्त तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, खासकर वो जो एक्सेप्शनल हैं और आम तौर पर आप कई बार मिस कर देते हैं, उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो फटाफट सभी दोस्त साथी मित्र सेशन में जुड़ जाएं, सेशन को शेयर कर दें, सेशन को लाइक कर दें। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी संडे। तो शुरू करते हैं कहानी को और देखते हैं कि क्या क्या खबरें इंपॉर्टेंट हैं। मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा, मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। मैं जीएस एक्सपर्ट इन बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस एंड प्लस वेरीफाइड एडुकेटर। मेरे दोस्तों, सबसे खास बात आपके लिए 1 अगस्त से जिन बच्चों ने अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लिया है उनके लिए खास बात यहाँ पर है, उनको अब मिलेगा स्टडी मटेरियल बैंक एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा, ये नोट्स जो हैं ये फिजिकल नोट्स और साथ साथ में एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं आइकॉनिक लर्नर्स के लिए। इन नोट्स को क्रिएट किया गया है बाय टॉप एग्जाम एक्सपर्ट के द्वारा, रिव्यूड बाय टॉप एडुकेटर्स। कहीं भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हार्ड कॉपी के नोट्स जो हैं ये आइकॉनिक लर्नर्स के लिए अवेलेबल हैं और एप्लीकेशन पर प्लस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। नोट्स फॉर बैंक एग्जाम जानकारी दी गई है, आइकॉनिक के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, टॉप एडुकेटेड टॉप बैचेस आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं, चल रहे हैं इस समय। और हमारा बैच जो है आपके लिए जनरल अवेयरनेस का बैच जो है सुबह कितने बजे आता है? मॉर्निंग 11 AM आता है मंडे टू फ्राइडे, 11 बजे सुबह मंडे टू फ्राइडे में दोस्तों ये आपके लिए बैच आता है। इस बैच के साथ फटाफट अपने आप को एनरोल कर लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। धांसू एडुकेटर्स जुड़े हुए हैं, रीजनिंग सर पढ़ाते हैं, मैथ्स सर और इंग्लिश मैम के द्वारा पढ़ाई जा रही है। मेरे दोस्तों, आपके लिए टेस्ट सीरीज भी रन कर रही है और क्वांट सेक्शन टेस्ट सीरीज जो है आज 28 अगस्त को शाम को 4 बजे है, तो जुड़िएगा ज़रूर, ध्यान रखिएगा। ऐसे में दोस्तों आपके लिए जनरल अवेयरनेस का टेस्ट सीरीज जो है वो जनरल अवेयरनेस का टेस्ट सीरीज जो है सेक्शन टेस्ट सीरीज वो कल यानी कि 29 अगस्त को शाम को 6 बजे आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपके लिए प्लस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन जो है आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पा सकते हैं 10% तक का डिस्काउंट। 8999 ये 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्राइस है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्राइस में दोस्तों 7499 है और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्राइस आपके लिए 6299 का है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जब बात करते हैं, कई बेनिफिट मिलते हैं आपको यहाँ पर। स्टडी मटेरियल्स मिलता है, फिजिकल नोट्स और एप्लीकेशन पर भी रेज हैंड फैसिलिटी है, आस्क अ डॉट फीचर है, पर्सनलाइज सॉल्यूशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 13,799 का है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्तों आपके लिए 11,599 का है और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 10,299 का है। तो इन सभी का फायदा उठाइए, जो आपको बेहतर लग रहा है उसके साथ जुड़िए। मिनिमम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेहतर होता है क्योंकि आपके पास पूरा टाइम होता है चीज़ों को समझने का और फिर उसे इंप्लीमेंट करने का। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। आज 28 अगस्त है मेरे दोस्तों और आज एक बड़ी योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित जिसने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उस योजना का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर पहला सवाल आपके सामने रखा गया है, निम्नलिखित में से वो कौन सी फाइनेंशियल इंक्लूजन गवर्नमेंट स्कीम है जिसके द्वारा मेरे दोस्तों 8 ईयर्स कंप्लीट कर लिए गए हैं 28 अगस्त को। तो 28 अगस्त को मेरे दोस्तों 8 ईयर कंप्लीट कर लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना है? जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर अटल पेंशन योजना? कौन सी वो योजना है? आंसर करिए फटाफट, सही जवाब क्या है? राजेश कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, अमनदीप वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। तो मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से वो कौन सी योजना है? सही जवाब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। जब बात की जाती है सरकार के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में सबसे सफलतम योजनाओं में से एक यही योजना है। नाम है इसका प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJDY में दोस्तों। PMJDY ये योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसने पूरे 8 वर्ष कर लिए हैं कंप्लीट सफलतापूर्वक। अभी तक किसी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम के अंतर्गत इतने ज़्यादा अकाउंट नहीं ओपन किए गए हैं। अकाउंट ओपन से फ़ायदा क्या हुआ? जो भी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ पहले लाभार्थियों को सीधा नहीं मिलता था, अब उनके खाते तक वो पैसा पहुंच पा रहा है। आगे बढ़े।
इस योजना के बारे में जानते हैं विस्तार पूर्वक। कब इस योजना की शुरुआत हुई है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फिनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए फिनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। फिनेंशियल इंक्लूजन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। जो बेसिक बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विसेज होती हैं, बेसिक बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज जो होती हैं, उसे अफोर्डेबल कॉस्ट पर अनबैंक्ड और रूरल पॉपुलेशन तक पहुंचाना फिनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है, वित्तीय समावेशन कहलाता है। तो देख रहे होंगे आप मेरे दोस्तों, हर हाथ में बैंक अकाउंट हो, अपना पैसा उसका सुरक्षित हो और जितने भी बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं उनका वो लाभ उठा सके। इस योजना की शुरुआत कब हुई, समझ लीजिए। मोस्ट पॉपुलर स्कीम है अंडर फिनेंशियल इंक्लूजन, कौन सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY। और इस योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो मुख्य लाभ दिया जाता है वो क्या क्या है, वो जानना जरूरी है। जो मेन बेनिफिट दिए जाते हैं वो क्या है, तो PMJDY के अंतर्गत मेरे दोस्तों सबसे खास बात है आपका अकाउंट जो है वो जीरो बैलेंस पर ओपन होता है और ऐसे अकाउंट को हम BSBDA बोलते हैं। यानी कि जो भी अकाउंट ओपन होगा वो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होगा, BSBDA। जीरो बैलेंस पर खाता खुलेगा। आपको 2 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा मिलता है, यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। 10,000 तक की एडवांस सुविधा, आपके खाते में पैसा नहीं है लेकिन आप कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 10,000 तक का। मेरे दोस्तों आप इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक प्रकार की एडवांस सुविधा होती है। डेबिट कार्ड मिलेगा आपको और आयु सीमा, यानी कि इस योजना के साथ अपने आप को जोड़ने की जो एज लिमिट है वो 18 से 65 वर्ष की है। अब यहाँ पर हमें इन सारी बेसिक बातों के बारे में ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई एक सवाल पूछ लिया जाता है। साथ साथ में जिस अकाउंट की हम चर्चा कर रहे थे BSBDA की, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की बात कर रहे थे, इसकी क्या खास बात है। मेरे दोस्तों ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं होता है, ये बेसिक अकाउंट होता है। इसमें लिमिटेड सेवाएं होती हैं। एक वर्ष में आप 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी महीने में आप 10,000 तक का ट्रांजैक्शन और किसी भी समय इस खाते में ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 तक का ही कैश हो सकता है। ये BSBDA की खास बातें हैं। वर्ष 2022 में जितने भी छोटे अकाउंट थे, नो फ्रिल्स अकाउंट थे, इन सभी अकाउंट्स को BSBDA में कन्वर्ट कर दिया गया। अब बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर्स की तरफ। आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। जैसे PMJDY, इस योजना को मेरे दोस्तों किस वर्ष लॉन्च किया गया, तो आपके सामने ये सही जवाब क्या है मेरे दोस्तों, 2014 में लॉन्च किया गया 28 अगस्त को। सबसे ज़्यादा खाते में दोस्तों किस राज्य में ओपन किए गए इस योजना के अंतर्गत, वो उत्तर प्रदेश है, UP है। और कितने खाते खोले गए हैं, अब आपको इस सवाल का जवाब देना है नेक्स्ट सेशन में। कभी भी स्पेशल क्लास में मिलेंगे, प्लस क्लास में मिलेंगे दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब लाना है, सही आंकड़े लाने हैं आपको, सरकारी आंकड़े जो अभी अपडेट किए गए। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले दूसरे सवाल कौन से हैं, एक और कहानी, एक और सवाल, एक और डाउट जो आमतौर पर बैंकिंग एस्पायरेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा, बहुत सारे लोगों को चल रहा होगा, सरकारी जो बैंक कर्मचारी हैं उनके दिमाग में चल रहा होगा। जब भी ये प्राइवेटाइजेशन की बात आती है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तुरंत कान खड़े हो जाते हैं सरकारी कर्मचारियों के भी और वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनकी भी। मेरे दोस्तों एक आर्टिकल, एक रिपोर्ट कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा पेश की गई, रिलीज की गई, जिसका नाम है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अल्टरनेट पर्सपेक्टिव। आपको जवाब देना है इस रिपोर्ट को, इस आर्टिकल को किस संस्था के द्वारा पेश किया गया है, फटाफट जानकारी दे दीजिए। इस आर्टिकल को कौन सी संस्था के द्वारा पेश किया गया है, फटाफट जानकारी दीजिए। बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, खतरे वाली रिपोर्ट है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देखिए रिपोर्ट है, आर्टिकल है, बात कही गई है, कोई फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले नीति आयोग जो कि सरकारी का थिंक टैंक है, सरकारी थिंक टैंक है, उसके द्वारा यह भी बोल दिया गया था कि भाई हमारे जो टॉप 5 प्राइवेट सरकारी बैंक हैं जो, उनको प्राइवेटाइज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद ये रिपोर्ट्स आती रहती हैं, डाउट क्रिएट किया जाता है, टेंशन बढ़ाई जाती है। बिल्कुल टेंशन में बताइए, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। और इस रिपोर्ट को मेरे दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही रिलीज़ किया गया था, RBI के द्वारा, देश का सेंट्रल बैंक, अपेक्स बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बैंकर्स बैंक मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा रिलीज किया गया था। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास साहब हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1935 की है। आगे बढ़े, क्या कहा गया ये भी पता होना चाहिए आपको मेरे दोस्तों। इसमें बताया गया कि बड़े बैंकों को क्रिएट करने के बजाय हम अगर जो एग्जिस्टिंग बैंक हैं उनको प्राइवेट कर दें, सही तरीके से चला सकते हैं, ऐसा बताया गया रिपोर्ट के अंदर, कुछ खास बात नहीं है। अब एक एक्सरसाइज जिसका नाम है पिच ब्लैक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, ये एयरफोर्स से संबंधित सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। विश्व में सबसे बड़ी एक्सरसाइज की अगर बात करें हम एयरफोर्स से संबंधित, उसका नाम है पिच ब्लैक।
कौन से कंट्री में इसे होस्ट किया जाता है, कौन सा कंट्री इसे होस्ट करता है। 17 के करीब मेरे दोस्तों देशों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। सही जवाब दे दीजिए फटाफट, वो कौन सा कंट्री है जिसके द्वारा इसे होस्ट किया जाता है। तो मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है जिसके द्वारा होस्ट किया जाता है। अब समझिएगा, ये पहले भी होने वाला था, 2020 में भी होने वाला था, कोविड-19 के कारण पोस्टपोन हो गया था, फिर अब हो रहा है। तो लगभग 17 देशों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। 2500 यानी कि 2500 के करीब पर्सनल जो हैं, आर्मी पर्सनल जो हैं, उनके द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया। मोर देन 100 जेट फाइटर्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। सारी जानकारी आपके सामने दी गई है। भारत की जब बात करते हैं, हमारे इंडियन एयरफोर्स की जब बात करते हैं, 4 सुखोई 30 MKI फाइटर्स और साथ साथ में 2 C-17 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट ने इस पिच ब्लैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। 17 देशों की ये एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया में होस्ट किया गया है और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा इसे होस्ट किया जाता है। 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 2500 से ज़्यादा एयरफोर्स पर्सनल के द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया। देशों की जब बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, UAE, US जैसे कंट्रीज इसका हिस्सा थे। मेरे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और आपको बताना है IAF चीफ का नाम, इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा फटाफट, IAF चीफ का नाम क्या है। बेसिक चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। आंसर कर दीजिए रफ्तार के साथ, सही जवाब क्या है इसका। कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा मेरे दोस्तों, रफ्तार के साथ बताइए सही जवाब क्या है। अगली खबर, एक मिशन है आर्टेमिस 3। ये मिशन मेरे दोस्तों मून मिशन है। निम्नलिखित में से वो कौन सा कंट्री है जिसका ये मिशन है, जवाब दे दीजिए। जिसका ये मिशन है आंसर कर दीजिए फटाफट। आर्टेमिस 3 जो है ये किस कंट्री का मिशन है, जिसका ये मिशन है आंसर। ये मून मिशन है मेरे दोस्तों, स्पेस मिशन है। और आपको बताना है ये मून लैंडिंग मिशन निम्नलिखित में से कौन से कंट्री का है। चाइना, अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। सही जवाब है अमेरिका, USA का मिशन है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, अमेरिका का मिशन है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी का नाम पता होना चाहिए, इसकी स्थापना कब हुई ये पता होना चाहिए। नासा स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना मेरे दोस्तों 1958 में हुई थी, उसी वर्ष जिस वर्ष DRDO की स्थापना हुई थी। DRDO के चीफ बदल दिए गए। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। नासा के प्रमुख कौन है, नासा के इस समय प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रमुख का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़े तो ये जो आर्टेमिस 3 मिशन है मेरे दोस्तों, ये क्रूड मून लैंडिंग मिशन है जिसमें अमेरिका के द्वारा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाएगा। इस मिशन के तहत मेरे दोस्तों पहली बार फर्स्ट विमेन, पहली महिला को सेंड किया जाएगा एंड पर्सन ऑफ कलर टू द मून। मेरे दोस्तों ये शेड्यूल है 2025 में। पूछा जा सकता है किस वर्ष में से शेड्यूल किया जा रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, देश में पहली बार इंडिजीनियसली यानी कि भारत तकनीक के तहत डेवलप किया गया हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में इनॉग्रेट किया गया, जवाब दे दीजिए। मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण के नज़रिए से, एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो बिहेवियर है उस नज़रिए से वर्ष 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य को एक तरह से प्राप्त करने के नज़रिए से ये सारी पहल जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर करिए, वो कौन सा शहर है जहां पर इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इनॉग्रेट की गई और किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आंसर आ जानी चाहिए, सही जवाब आ जानी चाहिए फटाफट। जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दें रफ्तार के साथ। और मेरे दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है पुणे। पुणे इज़ द करेक्ट आंसर। और इसे इनॉग्रेट करने वाले जो मंत्री हैं वो जितेंद्र सिंह हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास है इस समय, उनके द्वारा ही इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को इनॉग्रेट किया गया है। इससे पहले आप लोगों ने डबल डेकर AC बस के बारे में सुना होगा। डबल डेकर AC बस के बारे में सुना होगा और इसको इनॉग्रेट किया गया था मेरे दोस्तों मुंबई में। कहाँ पर किया गया था, मुंबई में किया गया था। और किसने किया था, नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। देखिए जानकारी दी गई है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है इसको डेवलप किया गया KPIT CSIR द्वारा पुणे में। और इसे अनवील किया गया हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट संभालते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। FCEV का मतलब है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स।
ये मेरे दोस्तों एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेस हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आने वाले समय में इनका कब्जा होगा, ऐसी बातें बताई जा रही हैं। अगला सवाल, एक कांग्रेस यानी कि एक सम्मेलन होता है, उसका नाम है नेशनल सीड कांग्रेस 2022। इसे किस भारतीय शहर के द्वारा होस्ट किया जाता है? जवाब दीजिए फटाफट, वो कौन सा भारतीय शहर है जिसके द्वारा इसे होस्ट किया गया? नेशनल सीड कांग्रेस 2022 होस्टेड बाय विच इंडियन सिटी, वो कौन सा भारतीय शहर है जिसके द्वारा इस सम्मेलन को होस्ट किया गया? करेक्ट आंसर क्या है? कोची, मैसूरू, ग्वालियर, विशाखापत्तनम या फिर गांधीनगर। तो सही जवाब जो है मेरे दोस्तों वो है ग्वालियर। ग्वालियर में इसका आयोजन किया गया, तो ग्वालियर द्वारा इसे होस्ट किया गया है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एक सम्मेलन पक्का पूछा जाएगा, राष्ट्रीय सम्मेलन हो सकता है, और खासकर वो सम्मेलन होते हैं जो आपकी नज़र से थोड़ा दूर होते हैं। बड़े सम्मेलन एग्जाम में कम पूछे जाएंगे, छोटे सम्मेलन या फिर एक्सेप्शनल जो चीज़ें होती हैं वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मंत्रालय किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। इनका संसदीय क्षेत्र पूछा जाए तो ये मध्य प्रदेश से हैं, एमपी हैं, एमपी से, और एमपी कहाँ से हैं? मुरैना से हैं। किस जगह से हैं मेरे दोस्तों? मुरैना से ये एमपी हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। ग्वालियर में 2022 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला सवाल, देश में सबसे लंबी, अभी तक की सबसे लंबी मालगाड़ी, फ्राइट ट्रेन जिसे बोलते हैं, 3.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्राइट ट्रेन जिसका टेस्ट किया गया, और इस टेस्ट किया किसने किया? इंडियन रेलवे ने किया। आपको बताना है उसका नाम क्या है। इससे पहले एक और टेस्ट किया गया था, शेषनाग नाम की एक्सप्रेस थी मेरे दोस्तों, लेकिन अब उससे ज़्यादा लंबी ट्रेन, 3.5 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन, फ्राइट ट्रेन है, इसको सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। आपको बताना है निम्नलिखित में से सही जवाब क्या है, क्या नाम है उसका? करेक्ट आंसर क्या है? रफ्तार के साथ जवाब दे दीजिए। तो सही जवाब जो मेरे दोस्तों उसका नाम है सुपर वासुकी। सुपर वासुकी, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सुपर वासुकी बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्तों, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम की नज़र से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए यहाँ पर जानकारी दी गई है, इंडियन रेलवे के द्वारा हाल में ही इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया। 3.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्राइट ट्रेन में दोस्तों जिसका नाम है सुपर वासुकी, कहाँ से कहाँ तक चली ये भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये छत्तीसगढ़ कोल माइंस जो है, छत्तीसगढ़ कोरबा से लेकर राजनांदगांव नागपुर से चलाई गई। तो ये सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। 27,000 टन का वजन इसने उठाया। आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे के इस समय यानी कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? नाम क्या है? आंसर कर दीजिएगा। और साथ साथ में मंत्रालय किसके पास है? अश्वनी वैष्णव के पास है। टोटल रेलवे जोन्स की संख्या 18 है। देश की पहली फुली इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन मेरे दोस्तों वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है जो कि जबलपुर में है, और सबसे नया नवेला रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे जोन है जो कि विशाखापट्टनम में हेडक्वार्टर है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू कोलैबोरेट विद विच स्टेट टू डेवलप डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल। मेरे दोस्तों केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है? वो कौन सा स्टेट है? अब ऐसे सवाल आपको परेशान करते हैं, शायद एग्जाम में ना पूछा जाए सवाल ये, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश सही जवाब है। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। सेंसस से संबंधित एक सवाल एग्जाम में आता है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है इस राज्य में। एक और बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, सीएम पेमा खांडू हैं, गवर्नर रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी हैं। अभी हाल में ही अरुणाचल प्रदेश से ही खबरें आई हैं, बॉर्डर पर चाइनीज़ आर्मी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उसके द्वारा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। इस पर सवाल पूछा जा रहा है देश के द्वारा, रक्षा एजेंसीज के द्वारा और डिफेंस के द्वारा। हम क्या जवाब दे रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वो कौन सा स्टेट है, उस राज्य के बारे में जानकारी दीजिए जिसके द्वारा राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT इसकी स्थापना की गई है। अब देखिए, किसी भी योजना में, किसी भी संस्था में अगर राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी का नाम होता है तो आमतौर पर वो कांग्रेस शासित राज्यों में ही इस योजना की शुरुआत की जाएगी। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से वो कौन से स्टेट हैं जो कांग्रेस शासित हैं। पूर्णतः तो पूर्णतः में दोस्तों छत्तीसगढ़ बच जाता है और राजस्थान, ये दो ही ऑप्शन है। बाकी तीन ऑप्शन जो हैं वो आपके गलत हो जाते हैं। पंजाब में अब आपकी सरकार आ गई है, तो इन ऊपर के दो ऑप्शन में से सही जवाब देना है आपको। तो सही जवाब मेरे दोस्तों छत्तीसगढ़ नहीं है, करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में इस संस्था को उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा?
सीएम अशोक गहलोत हैं, गवर्नर कलराज मिश्रा है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में तैयार हो रहा है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है, जिसे अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, पहले इसे आप मोटेरा के नाम से जानते थे। अगला सवाल, हाल में ही गरबा नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये एक डांस फॉर्म है, ये खबरों में बना हुआ था। मेरे दोस्तों, इसको हाल में ही भारत सरकार के द्वारा नामित किया गया, यूनेस्को की लिस्ट में बोला गया कि इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तौर पर लिस्ट किया जाए। मतलब भारत सरकार के द्वारा नामित किया गया है, यूनेस्को के द्वारा अभी नामित नहीं किया गया है। भारत सरकार ने अपनी बात यूनेस्को तक पहुंचा दी है। ये बातें जो पहुंचाई जाती हैं, ये कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा पहुंचाई जाती हैं। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कई ऐसे कल्चरल हेरिटेज हैं, जैसे आप बात करें कुंभ की, तो कुंभ भी हमारा एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। ठीक है भाई, देखिए टेंजिबल और इंटेंजिबल में सबसे बेसिक डिफरेंस है, आप किसी पुरातात्विक स्थल पे जाते हैं, जैसे आप कुतुब मीनार घूमने गए, ठीक है जी, तो वो आपके सामने आपको दिख रहा है। लेकिन ये जो इंटेंजिबल हेरिटेज होते हैं, इनको आप फील करते हैं। ठीक है भाई, कोई लोक संगीत है, कोई लोकगीत है, कोई लोक नृत्य है, तो आप इनको फील करते हैं। तो ये किस स्टेट से संबंधित है मेरे दोस्तों? गरबा जो है ये गुजरात का डांस फॉर्म है, याद रखिएगा। आगे बढ़े तो इंडिया हैज़ रिसेंटली नॉमिनेटेड द डांस फॉर्म गरबा टू इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। इससे पहले मेरे दोस्तों दुर्गा पूजा जो है ये यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में पिछले वर्ष नामित हो चुकी है यूनेस्को के द्वारा। जब हम बात करते हैं यूनेस्को की, तो ये यूनाइटेड नेशन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, साइंस कल्चर है ना, इसके लिए काम करती है। और इसका मुख्यालय जो है मेरे दोस्तों वो पेरिस में है, याद रखिएगा, पेरिस में मुख्यालय है। इसकी डायरेक्टर जनरल का नाम जो है, डीजी जो है, उनका नाम ऑड्रे अज़ाउले है, वो भी फ्रांस से ही बिलोंग करती हैं। और देश के कुल 40 ऐसे विश्व विरासत स्थल हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा नामित किया गया है। बच्चे आमतौर पर रामसर साइट्स में और हेरिटेज साइट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। रामसर साइट मेरे दोस्तों वेटलैंड साइट्स हैं और देश में टोटल 75 रामसर साइट्स हैं। हेरिटेज साइट्स की संख्या 40 है और 40वीं हेरिटेज साइट्स में दोस्तों गुजरात के कच्छ में धोलावीरा जो साइट है वो है। अगले सवाल की तरफ चलें। आपको बताना है वो कौन सा देश है जहां भारत ने अभी हाल में ही नई एम्बेसी का उद्घाटन किया है। नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन अभी हाल में किया गया। आपको जवाब देना है, फटाफट बता दीजिए कौन सा वो देश है। माल्टा, पैराग्वे, ईरान, यूक्रेन, अफगानिस्तान। तो मेरे दोस्तों बी आंसर यहाँ पर एकदम सही है। पैराग्वे की जब बात करते हैं तो यहाँ पर नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया गया। और किसने किया? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल, वो कौन सा राज्य है, उस स्टेट के बारे में जानकारी दीजिए जिसके द्वारा एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन गवर्नमेंट रन मेडिकल इंस्टीट्यूशन तैयार करने की बात कही गई है। कौन सा वो स्टेट है मेरे दोस्तों जिसके द्वारा एक संचालित चिकित्सा संस्थानों में दवाओं का ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की गई है? स्टेट का नाम क्या है? केरल। इस प्रकार की बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि केरल के द्वारा किए जा रहे हैं। जब आप बात करते हैं नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किए गए हेल्थ इंडेक्स की मेरे दोस्तों, तो हेल्थ इंडेक्स की जब चर्चाएं होती हैं तो इसमें भी मेरे दोस्तों केरल नंबर 1 पर है। ध्यान रखिएगा, केरल जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर है। ठीक है भाई, केरल नंबर 1 पोजीशन पर, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों हेल्थ इंडेक्स में। इसके अलावा कई दूसरे इंडेक्सेस हैं, जैसे SDG इंडेक्स हो गया, जैसे पब्लिक अफेयर इंडेक्स हो गया। इन इंडेक्सेस में भी केरल नंबर 1 पर है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं लेकर आपको। अनंगताल लेक, ये अनंगताल लेक जो है ये अभी हाल में ही चर्चाओं में बना रहा। इसे हमारे कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा डिक्लेयर किया गया है मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि मेरे दोस्तों राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है। इस ताल की जब बात करते हैं, इस तालाब की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों, ये जो अनंगताल लेक है इसकी जब चर्चाएं करते हैं तो ये अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना ताल है। तो राष्ट्रीय महत्व के नज़रिए से इसे घोषित किया गया है। आपको बता दें सरकार के द्वारा इस प्रकार की पहल की शुरुआत की गई। जो भी राष्ट्रीय महत्व के ऐसे स्मारक हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको संरक्षित करने के लिए फंडिंग की जाएगी। और ये सब चीज़ें मेरे दोस्तों कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा आती हैं। ये ताल कहाँ पर है, ये लेक कहाँ पर है? तो ये है मेरे दोस्तों दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में है ये लेक। अब इसके बारे में जान लेते हैं।
अनंगताल लेक की जब चर्चा करते हैं तो साउथ दिल्ली में है मेरे दोस्तों ये, और इसे डिक्लेयर किया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सवाल आपके सामने ये बनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसके पास है, ये मंत्रालय किसके पास है? तो मेरे दोस्तों ये मंत्रालय जी किशन रेड्डी के पास है। किसके पास है? जी किशन रेड्डी के पास है। ध्यान रखिएगा, जी किशन रेड्डी ये तेलंगाना से हैं, सांसद हैं, और इनके पास नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है, यानी कि कल्चर, टूरिज्म एंड नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मंत्रालय में दोस्तों ये जी किशन रेड्डी जी के ही पास है। जब हम अनंतताल लेक की बात करते हैं तो कब का बताया गया है? 1060 AD का, 1060 AD के करीब का है ये, इसलिए इसे इस दर्जे में रखा गया है। आगे अगला सवाल, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन मिनरल्स एंड मेटल्स इंडस्ट्री, इसका आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया? तो मेरे दोस्तों जब हम बात करते हैं भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, मैसूरू, बेंगलोर या फिर अहमदाबाद? करेक्ट आंसर क्या है? रफ्तार के साथ सही जवाब दे दीजिए। सही जवाब क्या है फटाफट बता दीजिए। सही जवाब क्या है? अभी हाल में ही राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार को भी इस्टेब्लिश किया गया, मतलब आने वाले वर्षों में मेरे दोस्तों इस पुरस्कार को भी दिया जाएगा, जैसे MSME अवार्ड दिए जाते हैं, NFSA की रैंकिंग रिलीज की जाती है, सेम वैसे ही। तो करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ मेरे दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। आपसे कोई पूछ ले कि इस समय इस्पात मंत्रालय किसके पास है, तो राम प्रसाद जो सिंह थे उनके पास था, लेकिन अब ये मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास आ गया है। ये मिनिस्ट्री जो है ये इस तरह से अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अब देखिए सारी जानकारी दी गई है। इंडियाज माइनिंग मेजर NMDC, ये NMDC देश की मेन माइनिंग कंपनी है। इसने फिक्की जो कि ये ट्रेड एसोसिएशन है, इसके साथ मिलकर मेरे दोस्तों इस कॉन्क्लेव को, इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया। कहाँ पर किया मेरे दोस्तों? नई दिल्ली में आयोजित किया। देखिए न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, और नाम क्या दिया गया है? नाम दिया गया है ट्रांजिशन टुवार्ड्स 2030 एंड विजन 2047। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर आप एक ट्रेड एसोसिएशन के बारे में सुन रहे हैं, फिक्की के बारे में सुन रहे हैं। फिक्की के बारे में आपको जानकारी दे दूं मेरे दोस्तों, ये ट्रेड एसोसिएशन 1927 का है, और इसमें इस समय प्रेसिडेंट के तौर पर संजीव मेहता है। संजीव मेहता जो है ये प्रेसिडेंट के तौर पर है। ये किस कंपनी से आते हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से आते हैं। एग्जाम में सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा। और मेरे दोस्तों इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2027 तक भारत को इस क्षेत्र में एक अग्रणी देश के तौर पर ले जाना। इसी नज़रिए से मेरे दोस्तों इस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार की भी स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल क्या है हमारा ये जान लीजिए, ठीक है भाई। टेलीग्राम चैनल की जब बात करते हैं तो GA बाई भास्कर सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। BPM10 मेरा कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर पा सकते हैं 10% तक का डिस्काउंट। तो ऐसे फटाफट इस कोड का इस्तेमाल करिए, अनअकैडमी के साथ जुड़िए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर टॉप एजुकेटर एक साथ पढ़ाते हैं आपको, आपके पास ऑप्शंस होते हैं अपने बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का। स्टडी मटेरियल, रेज हैंड फैसिलिटी, आस्क डाउट फीचर, पर्सनलाइज सॉल्यूशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर। क्या सोच रहे हैं? रफ्तार के साथ जुड़ना शुरू करिए, कोड का इस्तेमाल करिए, अनअकैडमी का हिस्सा बनिए और अपने गोल को क्रैक करिए मेरे दोस्तों, लेट्स क्रैक इट के साथ। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे 11 बजे, और एक जनरल अवेयरनेस मेंस मॉक डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पर आधारित। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।